पढ़ने वाले हैं हेरिडेटरी मूवी के बारे में। ये कहानी है ग्राहम परिवार की, जिसमें अभी कुल 4 सदस्य हैं और इस परिवार की मुखिया है एनी, जिसके पति का नाम है स्टीव और इनके 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा है और एक बेटी। और इनके बेटे का नाम है पीटर, जिसकी उम्र है 16 साल, और बेटी का नाम है चार्ली, जिसकी उम्र है 13 साल। चार्ली देखने में बहुत अजीब दिखती है और उसकी हरकतें भी बहुत अजीब है। वो हमेशा ही अपनी दुनिया में खोई रहती है और किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती। पीटर हाई स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसे देख के ऐसा लगता है कि उसे अपने परिवार में कोई भी रुचि नहीं है। और स्टीव हमेशा ही अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो इस परिवार को समेट के रखे। और एनी दिन भर अपने घर में रहती है और अपने काम में व्यस्त रहती है। एनी एक मिनिएचर आर्टिस्ट है। मिनिएचर आर्टिस्ट वो होते हैं जो बड़ी बड़ी चीजों को छोटे से आकार में बनाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक मिनिएचर हाउस देखने को मिलता है, और जैसे जैसे हम इस घर के नजदीक जाते हैं, धीरे धीरे ये छोटा सा घर बड़े घर में तब्दील हो जाता है। तभी वहाँ स्टीव आता है और वो पीटर को जगाता है, क्योंकि उसकी नानी की डेथ हो चुकी है, यानी कि एनी की माँ की। और पीटर को जगाने के बाद स्टीव पहुँचता है अपनी बेटी के पास, यानी चार्ली के पास। और यहाँ पे हम देखते हैं कि चार्ली एक अजीब सी जगह पे सो रही है। फिर सारे लोग पहुँचते हैं चर्च, जहाँ एनी अपनी माँ की श्रद्धांजलि में कुछ कह रही होती है। लेकिन एनी अपनी माँ के बारे में बात करते हुए बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल लग रही होती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इतने लोगों के सामने वो अपनी माँ के बारे में कुछ कहे। लेकिन एनी फिर भी कुछ समय तक अपनी माँ के बारे में कुछ अच्छी बातें करती है। तभी हम चार्ली को देखते हैं, जो कि अपनी नोटबुक में एक ड्राइंग बना रही होती है। तब स्टीव उसे रोकता है। तभी हम एक और आदमी को देखते हैं, जो कि चार्ली की तरफ देख के बहुत ही अलग तरीके से हंस रहा होता है। और इस आदमी के अलावा भी इस फ्यूनरल के बाकी सारे लोग भी बहुत ही अजीब होते हैं। फिर फ्यूनरल खत्म होता है और सारे लोग घर पहुंचते हैं। और घर पहुंचने के बाद एनी पहुंचती है अपनी बेटी चार्ली के पास, क्योंकि उसे पता है कि अपनी नानी के मरने से वो बहुत ही दुखी है, क्योंकि चार्ली का बहुत ही ज्यादा लगाव था अपनी नानी से। फिर एनी उसे बताती है कि उसकी नानी उससे कितना प्यार करती थी। जब वो छोटी थी तब वो उसे खुद दूध भी पिलाया करती थी और वो एनी को दूध भी नहीं पिलाने देती थी, और दूध यानी इसकी नानी उसे अपना दूध पिलाती थी। फिर चार्ली कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है तो नानी को एक लड़का चाहिए था, इसीलिए वो मेरे पैदा होने से इतनी ज्यादा खुश नहीं थी। फिर भी वो मुझे बहुत प्यार करती थी और वो हमेशा मेरी देखभाल करती थी। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी देखभाल कौन करेगा। तब एनी कहती है कि मैं करूंगी तुम्हारी देखभाल। तभी चार्ली कहती है कि अगर आप मर गई तब मेरी देखभाल कौन करेगा। और ये बात सुन के एनी थोड़ी सरप्राइज होती है। फिर कहती है कि मेरे मरने के बाद तुम्हारा भाई या तुम्हारे पिता तुम्हारी देखभाल करेंगे। और इतना सुनने के बाद चार्ली सो जाती है और एनी पहुंचती है उस कमरे में जहां उसकी माँ की सारी चीजें रखी हुई हैं। और वहीं उसे एक किताब मिलती है और उस किताब के अंदर एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें उसकी माँ ने लिखा है कि मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बताना चाहती थी, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें वो चीजें बता नहीं सकी। इसीलिए तुम्हारे साथ अभी जितनी भी चीजें हो रही हैं या भविष्य में होंगी, उसके लिए तुम अपने आप को कभी भी जिम्मेदार मत समझना। और इन सारी समस्याओं के बाद अंत में तुम्हें इतनी खुशी मिलेगी जितनी खुशी तुमने आज तक नहीं देखी है। और तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि हमारा त्याग और बलिदान कितना महत्वपूर्ण था। लेकिन ये सारी चीजें एनी को बेकार लगती हैं और उसे लगता है कि इन बातों का कोई भी मतलब नहीं है। इसीलिए वो उस चिट्ठी को वापस उस किताब में रख देती है और उस किताब को एक कार्टन में रख देती है और यहाँ से जाने लगती है। और जाते समय वो जैसे ही कमरे की लाइट बंद करती है, उसे कोने में अपनी माँ की आकृति नजर आती है, जिसे देख के वो पूरी तरीके से डर जाती है। लेकिन जैसे ही वो फिर से बल्ब जलाती है, वो आकृति वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन हम चार्ली को देखते हैं, जो कि अपनी क्लास में बैठी हुई है और हमेशा की तरह अपने में ही गुमसुम है। तभी उस क्लास के कांच से एक कबूतर टकराता है और उसके बाद मर जाता है। और जल्दी ही क्लास के सारे लोग इस चीज को भूल जाते हैं, लेकिन चार्ली इस चीज को नहीं भूलती। इसीलिए जैसे ही ब्रेक होता है, वो उस कबूतर के पास पहुंचती है और कैंची से उसका गला काट देती है और कटे हुए गले को अपने जेब में रख लेती है। और जैसे ही पीछे मुड़ती है, वो देखती है कि रोड के उस पार एक औरत खड़ी है, जो चार्ली को घूरे जा रही है और उसकी तरफ कुछ इशारा कर रही है। और यहाँ से इस कहानी में एक के बाद एक मोड़ आने शुरू हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में स्टीव को एक कॉल आता है, जिससे हमें पता चलता है कि एनी की माँ की लाश कब्रिस्तान से गायब हो चुकी है। लेकिन स्टीव इस बारे में कुछ भी बात नहीं करता, क्योंकि वो अपने घर वालों को और परेशान नहीं करना चाहता। तभी एन घर से बाहर जा रही होती है और वो स्टीव को कहती है कि वो फिल्म देखने जा रही है। लेकिन थोड़े वक्त के बाद वो एक ऐसी जगह पे पहुंचती है जहां सारे निराश लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और अपना अपना दुख एक दूसरे से साझा करते हैं। और जब एनी को सारे लोग यहाँ पे कुछ कहने के लिए कहते हैं, तब वो शुरू में कुछ कहना नहीं चाहती।
लेकिन एक बार जब वो बोलना शुरू करती है तो वो अपनी माँ के बारे में बहुत सारी बातें बताती है और अपने परिवार के बारे में भी कहती है कि उसकी माँ एक बहुत ही रहस्यमयी औरत थी, उन्हें शैतानी शक्तियों पे बहुत ही ज्यादा विश्वास था और एनी के घर में ऐसी चीजें हमेशा होती रहती थी, इसीलिए इसके पिता की भी मृत्यु बड़े ही रहस्यमयी तरीके से हुई थी। और एनी का भाई हमेशा कहते रहता था कि उसकी माँ उसके शरीर के अंदर किसी और को डालना चाहती है, जिससे वो हमेशा ही परेशान रहता था। और एक दिन इतना परेशान हो गया कि उसने खुदकुशी कर ली। उसके साथ साथ सारे लोगों का ये भी सोचना था कि इसकी माँ किसी भी मर्द को अपने नियंत्रण में ले लेती थी और ये चीज बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। इसीलिए जब एनी के बेटे का जन्म हुआ तब उसने अपनी माँ को उसके पास आने से रोक दिया कि कहीं वो उसके बेटे पर भी कुछ ऐसा ना कर दे। लेकिन थोड़े वक्त के बाद जब इसको बेटी पैदा हुई तब एनी ने उसे अपनी माँ के पास भेजा और आज उसकी बेटी कुछ अजीब हरकतें करती है, उस चीज के जिम्मेवार एनी अपनी माँ को मानती है। और ये सब बताने के बाद एनी यहाँ से चली जाती है। तभी हम चार्ली को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठी है। तभी उस कमरे की खिड़की पे एक अजीब सी रोशनी आती है, जो रोशनी मानो चार्ली को अपनी तरफ खींच रही हो। और धीरे धीरे चार्ली उस रोशनी की तरफ खींची चली जाती है और थोड़ी दूर जाके वो देखती है कि एक औरत बैठी है और उसके सामने बहुत ही तेज आग लगी हुई है। फिर चार्ली ये सारी चीजें देखने लगती है। तभी उसके पास एनी आती है और उसे खींच के घर के अंदर लेके चली जाती है। फिर हम पीटर को देखते हैं जिसको उसके दोस्त का कॉल आता है और उसका दोस्त बताता है कि आज रात एक शानदार पार्टी होने वाली है और तुम्हें जरूर आना चाहिए। और पीटर भी आने के लिए मान जाता है। फिर पीटर अपनी माँ के पास जाता है उससे गाड़ी ले जाने के लिए पूछने के लिए। फिर एनी उससे पार्टी के बारे में पूछती है और कहती है कि कहीं तुम शराब तो नहीं पियोगे, और पीटर कहता है नहीं। तब एनी कहती है तो ठीक है, अपनी बहन को भी अपने साथ लेकर के जाओ। और पीटर इस बात के लिए मना नहीं कर पाता है क्योंकि अगर वो मना करता तो उसकी माँ को ऐसा लगता कि पीटर जरूर कुछ गलत करने जा रहा है। फिर एनी चार्ली को कहती है अपने भाई के साथ जाने के लिए, लेकिन शुरू में चार्ली मना करती है, लेकिन अपनी माँ की बात वो भी नहीं टाल पाती है। फिर रात को ये दोनों लोग पहुँचते हैं उस पार्टी में जहाँ पीटर को वो लड़की दिखती है जिसे वो पसंद करता है। तो वो उस लड़की को अपने साथ कमरे में चलने के लिए कहता है जहाँ पे वो दोनों नशा कर सके, और वो लड़की मान भी जाती है और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और जाते वक्त पीटर अपनी बहन को कहता है कि पूरे पार्टी में बहुत सारी खाने की चीजें हैं, तुम जो चाहो वो खा सकती हो। फिर चार्ली वहाँ का केक खाने लगती है और वो इस बात से बेखबर होती है कि उसे पीनट से एलर्जी है और उस केक में पीनट होता है। फिर जल्दी ही चार्ली को सांस लेने में समस्या होने लगती है। फिर वो अपने भाई को ये बात कहती है तब पीटर भी डर जाता है और उसे अपनी गाड़ी में लेकर के यहाँ से तेजी से हॉस्पिटल जाने लगता है। और समय दर समय चार्ली की हालत खराब होने लगती है, जिसे देख के पीटर और भी तेज गाड़ी चलाने लगता है। तभी चार्ली की हालत और भी खराब हो जाती है, इसीलिए वो खिड़की खोल के अपना सर बाहर निकालती है ताकि वो सांस ले सके। तभी पीटर को सड़क पे कुछ जानवर दिखते हैं और उन्हें बचाने के चक्कर में पीटर अपना नियंत्रण खो देता है, जिससे उसकी गाड़ी तेजी के साथ एक खंबे के पास से गुजरती है और चार्ली का सर उस खंबे से टकरा जाता है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। और इस चीज को देखने के बाद पीटर एकदम सुन्न पड़ जाता है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करेगा। वो अपना होशो हवास खो चुका होता है। फिर वो धीरे धीरे गाड़ी चलाता हुआ अपने घर पहुंचता है और धीरे धीरे अपने कमरे में जा रहा होता है और उसके शरीर को देख के ऐसा लगता है कि उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। और वो जाके बिस्तर पे लेट जाता है, लेकिन रात भर सो नहीं पाता, रात भर वो जगते रहता है और इस बात के इंतजार में होता है कि कोई उस गाड़ी के पास जाए और उन्हें यह खबर मिल जाए, क्योंकि पीटर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये खबर अपने पेरेंट्स को दे सके। और सुबह होते ही पीटर सारी चीजें सुन पा रहा होता है कि उसकी माँ बाहर जा रही है और बाहर जाते ही उसकी माँ चिल्लाने लगती है। फिर हम एनी को देखते हैं जो कि फूट फूट के रो रही होती है। फिर इस हादसे के बाद से परिवार और भी ज्यादा बिखर जाता है और सारे लोग जहाँ भी होते हैं एकदम परेशानी में लगते हैं। इसी बीच चार्ली फिर से उस जगह पे जाती है जहाँ पे वो अपना दुख साझा कर सके, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे लगता है कि उसे अंदर नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो वापस आ रही होती है। तभी उसकी नजर एक औरत पे पड़ती है। इस औरत का नाम है जोन। फिर जोन धीरे धीरे एनी से बात करना शुरू करती है और बातों ही बातों में कहती है कि हाल ही में उसके बेटे और पोते की मौत हुई है, इसीलिए वो इसका दर्द समझ सकती है और उसे पता है कि इस चीज से कैसे बाहर निकला जा सकता है। और इतना कहने के बाद वो औरत इसे अपना एड्रेस और नंबर दे देती है। फिर वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और एक दिन एन की नजर पड़ती है उस पर्ची पे जिसपे इस औरत ने अपना एड्रेस लिखा है, इसीलिए वो पहुंचती है उसके घर पे। और घर पहुंचते ही वो जैसे डोरमेट देखती है, उसे देखने के बाद लगता है कि एनी ने पहले भी इस डोरमेट को कभी देखा है। तभी जोन बाहर आती है और वो एनी को घर के अंदर लेके चली जाती है और अंदर जाते ही एनी फिर से रोने लगती है और अपनी सारी घटनाएं बताने लगती है कि कुछ साल पहले उसे नींद में चलने की आदत थी
और एक रात वो चलते चलते अपने बच्चों के कमरे में पहुंची और अपने दोनों बच्चों पे ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया और उसके बाद उन्हें आग लगाने वाली थी। तभी पीटर जोर जोर से चिल्लाने लगा क्योंकि उसे लगा कि उसकी माँ उसे जलाना चाहती है। तभी एनी होश में आ गई और वो अपने बेटे को बताना चाहती थी कि जितना डरा हुआ वो था उतनी ही डरी हुई एनी थी और उसे उस हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं। लेकिन पीटर ने एनी की बातों पर विश्वास नहीं किया और धीरे धीरे करके एनी से दूर होता चला गया। फिर रात में जब एनी घर पहुंचती है और इनका परिवार एक साथ बैठ के खाना खा रहा होता है, तब पीटर एनी से कहता है कि उसने ही विवश किया था अपनी बहन को उसके साथ लेकर के जाने के लिए और एनी ने चार्ली को अगर इसके साथ नहीं भेजा होता तो आज वो जिंदा होती। तब इस बात को सुन के एनी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम अभी कितने दर्द में हो और जितने दर्द में तुम हो उतने ही दर्द में हम हैं, इसलिए मुझसे दोबारा कभी भी ऐसे बात मत करना और मुझे दोषी कभी भी मत समझना इन सारी चीजों के लिए। और इन सारी बातों को सुनने के बाद पीटर बस रो रहा होता है और यहाँ से इस परिवार में और भी ज्यादा दूरियां बनने लगती हैं। फिर अगले दिन एनी जब मार्केट जाती है तब उसकी मुलाकात होती है जॉन से और जॉन एनी से कहती है कि उसने एक नया तरीका ढूंढा है जिससे वो अपने बच्चों से बात कर सकती है, इसीलिए वो उसे जिद करके अपने घर लेकर के जाती है। लेकिन एनी जॉन की बातों पे तब तक विश्वास नहीं करती जब तक वो अपनी आंखों से इस चीज को नहीं देखती। इसीलिए जॉन अपने पोते के वहाँ होने का प्रूफ देती है और इस चीज को देख के एनी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और यहाँ से जाने लगती है। तब जॉन उसे पूरी प्रक्रिया बताती है कि अगर उसे चार्ली से बात करना हो तो वो कैसे बात करेगी। उसे बस चार्ली की कोई चीज चाहिए जिसका इस्तेमाल चार्ली हमेशा करती थी और उसे कुछ मंत्र पढ़ने होंगे। फिर एनी घर पहुंचती है और जब वो रात में सो रही होती है तो एक बार फिर से नींद में चलते हुए पहुंचती है वो पीटर के कमरे में, जहां वो देखती है कि पीटर के पूरे शरीर को चींटियां खा रही हैं, जिसे देख के वो डर जाती है। तभी पीटर उससे पूछता है कि आप मुझे मारना क्यों चाहती हैं। तभी एनी बताती है कि वो उसे पैदा ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे बार बार फोर्स किया कि वो उसे पैदा करे। फिर भी एनी ने कितनी मर्तबा इस बच्चे को गिराने की कोशिश की, तब भी पीटर जिंदा बच गया। और जब ये सारी बातें पीटर सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है और यहाँ का नजारा और भी भयानक होने लगता है। तभी एनी की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि वो सपना देख रही थी। फिर वो प्लानिंग करती है कि वो जॉन के बताए हुए रास्ते पे चलेगी और चार्ली से बात करेगी। इसीलिए वो स्टीव और पीटर को आधी रात में जगाती है और उसके बाद उन्हें नीचे लेकर के आती है और कहती है कि मैं जैसा जैसा कहती हूँ तुम लोग वैसा वैसा करो। और ये सारी चीजें सुन के स्टीव और पीटर दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर एनी क्या कह रही है। फिर भी वो एनी का मन रखने के लिए वैसा करने लगते हैं जैसा जैसा एनी कहती है। तभी कमरे में कुछ अजीब अजीब सी चीजें होने लगती है, जैसे कि कमरे का सामान गिरने लगता है। और यहाँ का नजारा सबसे भयानक तब होता है जब एनी चार्ली की तरह बात करने लगती है और उसकी आवाज बिल्कुल चार्ली की तरह हो जाती है, जिस चीज को देख के पीटर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो रोने लगता है। फिर स्टीव एनी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एनी बिल्कुल भी नहीं रुकती। तभी वो उसके चेहरे पे पानी फेंकता है और एनी होश में आ जाती है, लेकिन एनी को कुछ भी याद नहीं होता कि आखिर ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा था और एनी ने यहाँ पे क्या किया है। फिर जब दूसरे दिन पीटर स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके तरफ भी वही रोशनी आ रही है जिस रोशनी को हमने चार्ली के पास आते हुए देखा था। तभी पीटर की नजर पड़ती है सामने वाले शीशे में और वो देखता है कि उसका चेहरा वहाँ पे है, लेकिन वो व्यक्ति हंस रहा है जबकि पीटर बिल्कुल भी हंस नहीं रहा होता है। तभी हम चार्ली के कमरे को देखते हैं जहाँ पे उसकी नोटबुक रखी हुई है और उसमें अचानक से ड्राइंग बनने लगती है और ये ड्राइंग होती है पीटर की और इस ड्राइंग में उसकी आंखों को काटा जा रहा है। और जब एनी इन सारी चीजों से परेशान हो जाती है तब वो उस नोटबुक को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे उस नोटबुक में आग लगती है वैसे ही एनी के शरीर में भी आग लग जाता है, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी उस नोटबुक को बाहर निकालना पड़ता है। फिर इन सारी गुत्थियों को सुलझाने के लिए एनी पहुंचती है जॉन के घर पे, लेकिन जॉन का कमरा बंद होता है। तभी हम जॉन के कमरे के अंदर का दृश्य देखते हैं और वहाँ पे पीटर की तस्वीर पड़ी है और उसके अगल बगल कुछ चीजें रखी हुई हैं जो बताती हैं कि ये कोई शैतानी अनुष्ठान है और पीटर पे काला जादू किया जा रहा है। तभी एनी की नजर फिर से उस डोरमेट पे पड़ती है और उसे याद आ जाता है कि आखिर उसने ऐसा डोरमेट कहाँ देखा है और वो अपने घर आती है और माँ के कमरे में जाती है जहाँ पे वैसे बहुत सारे डोरमेट्स होते हैं और इसकी माँ को आदत होती है वैसे डोरमेट्स बनाने का और उस पे लोगों का नाम लिखने का। और यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन का कुछ न कुछ तो कनेक्शन है एनी के माँ के साथ। तभी जॉन फिर से उस किताब को देखती है जिस किताब के अंदर उसे चिट्ठी मिली थी और इस किताब के अंदर एनी देखती है कि यहाँ पे जिक्र है एक शैतानी देवता का जिनका नाम है पेमोन और पेमोन को जिंदा करने के लिए एक पुरुष के शरीर की आवश्यकता है। और उसके साथ साथ एनी को यहाँ पे एक एल्बम मिलता है जिस एल्बम में वो अपनी माँ के साथ जॉन की तस्वीर देखती है और इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये दोनों लोग मिले हुए हैं
और एनी की माँ और जॉन दोनों मिलकर ये सारी चीजें कर रही हैं। तभी एनी पहुंचती है अपने स्टोर रूम में, जहां वो देखती है कि उसकी माँ की लाश वहीं पड़ी है, लेकिन उसका सर कटा हुआ है और वो इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी हम पीटर को देखते हैं जो कि अपने क्लास में बैठा है और वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, उसका चेहरा अजीब सा हो गया है। फिर वो अचानक अपना सर डेस्क पे पटकने लगता है, जिससे वो बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और डेस्क पे सर मारने के बाद वो बहुत डरा हुआ लगता है, जैसे उससे कोई ये करवा रहा था। तभी स्टीव को ये खबर मिलती है कि पीटर जख्मी हो गया है, इसीलिए स्टीव पीटर को लेकर के घर पहुंचता है, जहां उसे एनी बहुत ही डरी हुई हालत में मिलती है और एनी उसे बताती है कि उसकी माँ की लाश ऊपर है जिसका सर कटा हुआ है। लेकिन स्टीव को इस बात पे विश्वास नहीं होता और वो जैसे ही ऊपर जाके देखता है वो भी डर जाता है और नीचे आके कहता है कि एनी तुम दिन प्रतिदिन और भी बीमार होती जा रही हो और तुमने ही अपनी माँ की लाश को वहाँ से खोद के बाहर निकाला है और उसे तुम यहाँ तक लेकर के आ गए। तब एनी उसे सारी बातें समझाने की कोशिश करती है कि ये कोई शैतानी शक्ति कर रही है, लेकिन स्टीव उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। तभी एनी कहती है कि अगर हम इस नोटबुक को जला दें तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन स्टीव इस बात के लिए भी राजी नहीं होता है और कहता है कि तुम बीमार हो और तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। और ये सुनते ही एनी उस नोटबुक को आग में फेंक देती है और नोटबुक के जलते ही स्टीव के पूरे शरीर में आग लग जाती है और स्टीव की मृत्यु हो जाती है। तभी हम पीटर को देखते हैं और पीटर के कमरे के छत पे एनी बहुत ही भयानक तरीके से चिपकी हुई है और ये मंजर देखने में बहुत ही डरावना होता है। फिर पीटर पहुंचता है नीचे और जैसे ही अपने पिता का लाश देखता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और रो ही रहा होता है। तभी वहाँ पे एनी आ जाती है और वो बहुत ही डरावने तरीके से उसके पीछे दौड़ने लगती है उसे मारने के लिए। तभी पीटर ऊपर के स्टोर रूम में चला जाता है और एनी बहुत ही भयानक तरीके से अपना माथा बार बार उसे स्टोर रूम पे पीटने लगती है और थोड़े वक्त के बाद उसे स्टोर रूम के अंदर पीटर के ऊपर कुछ खून गिरने लगता है और जब पीटर ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि एनी अपने गले में एक वायर को लगा के बार बार खींच रही है, जिससे उसका गला बिल्कुल कट गया है। तभी उसकी नजर पड़ती है पास में और वो देखता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे नंगे खड़े हैं, जिसे देख के वो बहुत डर जाता है और खिड़की से नीचे कूद जाता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी हम उसी रोशनी को देखते हैं और वो रोशनी धीरे धीरे आकर के पीटर के शरीर के अंदर घुस जाती है। तभी हम एनी के शरीर को देखते हैं जो कि हवा में उड़ती हुई जा रही है एक झोपड़ी के अंदर। फिर पीटर भी उस झोपड़ी के अंदर जाता है जहां बहुत सारे लोग उसके सामने झुके हुए होते हैं। तभी उसकी नजर पड़ती है एनी के शरीर पे जिसका सर कटा हुआ है और उसके साथ साथ एनी की माँ का शरीर भी यहाँ पे है जिसका भी सर कटा हुआ है। तभी वहाँ पे जॉन आती है और वो पीटर को एक ताज पहनाती है और कहती है कि महाराज पेमोन आपका स्वागत है, हमने अपना काम पूरा किया और आपको एक स्वस्थ पुरुष का शरीर दिया, अब आप हमें अपनी असीम शक्तियाँ और ज्ञान दो। और इतना कहते ही सारे लोग पीटर के सामने झुक जाते हैं और पेमोन कह के उसका इस्तकबाल करने लगते हैं और फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन आखिर इस फिल्म में ये सारी चीजें क्यों हो रही थी उसके बारे में अभी हम विस्तार रूप से जानेंगे। तो सारी चीजों की शुरुआत होती है एनी की माँ से, जिसे हमेशा ही शैतानी शक्तियों पर विश्वास था। इसीलिए वो नर्क के 8वें राजा पेमोन को धरती पे लाना चाहती थी, क्योंकि उसकी शक्तियां असीम हैं। इसीलिए वो इस प्रक्रिया में बहुत वक्त से है। पहले उसने पेमोन को अपने बेटे के शरीर में डालने की कोशिश की, लेकिन उसके बेटे ने खुदकुशी कर ली और जब एनी को बेटा हुआ तब उसने अपनी माँ के पास उसे भेजने से इनकार कर दिया। तब से उसकी माँ ने इस पूरी योजना को बनाना शुरू किया। फिर उसने वैसे लोगों का एक समूह बनाया जिन्हें शैतानी शक्तियों पर विश्वास था, जैसे कि जॉन। फिर पेमोन को धरती पे लाने के लिए इसने अपने आप को भी कुर्बान कर दिया एक योजना के तहत, और उसके मरते ही इन सारी चीजों की शुरुआत हो गई और उसका काला साया इस परिवार के ऊपर मंडराने लगा। फिर उसने चार्ली को मरवाया ताकि एनी विवश हो जाए उस अनुष्ठान को अपने घर में करने के लिए। और जैसे ही एनी ने उस अनुष्ठान को अपने घर में किया चार्ली से बात करने के लिए, वहीं से इस घर के ऊपर उसका पूरा नियंत्रण हो गया और अंततः उसने अपनी योजना को पूरा किया और वो पेमोन को धरती पे ले आई। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।